नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जून महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के सभी इम्पोर्टेंट घटनाओं को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जून महीने के करंट अफेयर्स से, जिसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वह है शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो सबसे पहले इसको विस्तार में देखते हैं। तो यह जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जो कि 26 और 27 जून 2025 को यह कार्यक्रम किया गया था। इसमें देखते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वह है अधिकारियों की सेवा प्रदायगी, निर्णय निर्माण और नागरिक सहभागिता में AI के अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी और प्रभावी उपयोग हेतु यह कार्यक्रम रखा गया था। अगला जो करंट अफेयर्स है जून महीने से रिलेटेड वह है CDS को अर्थात चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को तीनों सेनाओं हेतु संयुक्त आदेश का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सैन्य मामलों से संबंधित विभाग के सचिव को तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया है। इससे पहले देखते हैं तो 2 या अधिक सशस्त्र सेवाओं से जो संबंधित निर्देश और आदेश होते थे वह अलग अलग रूप से दिया जाता था, जबकि अब CDS को तीनों सेनाओं को एक साथ आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और पहले यह होता था कि थल सेना के लिए आर्मी ऑर्डर और आर्मी इंस्ट्रक्शन, और नौसेना के लिए नेवी ऑर्डर और नेवी इंस्ट्रक्शन, तथा वायुसेना के लिए एयरफोर्स ऑर्डर और एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन की प्रणाली प्रचलित थी। लेकिन अब तीनों को एक साथ CDS निर्देश जारी कर सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो यह एक प्रमुख दायित्व है जिसमें त्रिसेवा संगठनों, एजेंसियों और कमानों को संचालन करना तथा थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में सेवाओं का संचालन, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में संयुक्तता स्थापित करने हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद निर्माण किया गया था। अभी वर्तमान समय में देखते हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वह है अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो करंट अफेयर है वह है नव्या कार्यक्रम। नव्या कार्यक्रम की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वह नर्चरिंग एस्पायरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। यह नव्या कार्यक्रम जो है वह किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए रखा गया है। इसका जो शुभारंभ किया गया है वह 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, नव्या कार्यक्रम जो है वह किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस नव्या कार्यक्रम की बात करें तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। और यह जो है कार्यक्रम 19 राज्यों में 27 जिलों आकांक्षी जिलों में लागू किया जाएगा। इन्हीं में से फिलहाल जो है वह 9 राज्यों जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में पायलट के रूप में यह प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर जो है वह है तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक, जो कि 12 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियां और प्रभावशीलता की समीक्षा करना और अधिक सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रखा गया था। अपतटीय
सुरक्षा समन्वय समिति की बात करें तो इसका गठन जो है वह 1978 में अपतटीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट जो है वह है पुडुचेरी विधानसभा के लिए नीवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। नीवा अर्थात नेशनल विधान एप्लीकेशन, जो कि पुडुचेरी देश का 19वीं विधानसभा बन गई है जहां नीवा प्लेटफॉर्म का अपनाया गया है। नीवा प्लेटफॉर्म के जरिए सभी विधानसभाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना इसका उद्देश्य है और पुडुचेरी उस कड़ी में 19वीं विधानसभा बन गई है। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है और इसकी मंजूरी मिली है केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की तीसरी बैठक के दौरान। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत देखते हैं तो अब तक कुल 7,09,979 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला करंट अफेयर्स जो कि जून महीने से रिलेटेड है वह है 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे और इसकी स्थापना करने की स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुमति दी है। तो देखते हैं कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी है नवी मुंबई में अपना परिसर स्थापित करेंगे। उनमें से पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जो कि यूके की यूनिवर्सिटी है, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन यूके की, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की और आईईडी इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन जो कि इटली की यूनिवर्सिटी है। ये 5 यूनिवर्सिटियां नवी मुंबई में अपना परिसर स्थापित करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि नवी मुंबई में 5 यूनिवर्सिटी विदेशी स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में आयोजित हुआ था सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया है। इसी सम्मेलन के दौरान 483 करोड़ की लागत से निर्मित 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन अर्थात पंचायत भवन की पहली किस्त जारी की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे कि महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन हुआ है भोपाल में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और यह सम्मेलन रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। अगला बड़ा करंट अफेयर्स जो है वह है प्रकालन समिति के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में सांसद एवं राज्य संघ विधान मंडलों की प्रकालन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रकालन समिति जो कि 1950 में पहली बार गठित की गई थी और इसमें यह एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्यों की मेंबर हैं और इसमें हर साल लोकसभा अपने सदस्यों को चुनती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रकालन समिति की स्थापना हुआ था 1950 में और यह एक संसदीय समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है अमृत मिशन के 10 वर्ष पूरे। तो अमृत मिशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अमृत का जो फुल फॉर्म है वह है अटल कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण मिशन, जो कि इसका शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका शुभारंभ जो देखते हैं वह 25 जून 2015 को किया गया था, जो कि 2025 में 10 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं। इसका जो उद्देश्य रखा गया था अमृत मिशन का वह है शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और पार्क जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अमृत मिशन
25 जून 2015 को शुरू हुआ था और यह शहरी क्षेत्रों में शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी सेवाओं हेतु इस मिशन को शुरू किया गया था, जो कि एक केंद्र प्रायोजित मिशन है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की बात करें, जो कि 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुभारंभ किया गया है। वहीं एक पेड़ माँ के नाम जो प्रथम बार शुरू हुआ था वह 5 जून 2024 को शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इस क्रम में जो इस वर्ष 5 जून 2025 को शुरू हुआ है वह एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो अभियान है, इस अभियान के तहत 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक कुल 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान की बात करें तो 15 जून 2025 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आदिवासी आउटरीच और सशक्तिकरण अभियान है, जिसमें जो कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक यह अभियान चलेगा, जिसमें 1 लाख से अधिक आदिवासी गांव और 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिक को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो आज यह विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम बन चुका है। अभी तक बात करें 1 मार्च 2025 तक तो कुल 10.33 करोड़ लाभार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इसका जो उद्देश्य था वह था गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है, उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बना त्रिपुरा। तो अब देखते हैं उल्लास कार्यक्रम के बारे में, जो कि त्रिपुरा से रिलेटेड है। तो त्रिपुरा जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है और यह किया गया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। त्रिपुरा जो कि मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा देश का पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है, जहां पर त्रिपुरा की बात करें तो 95.6% आबादी साक्षरता दर है। उल्लास कार्यक्रम की बात करते हैं तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 तक क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के दाओ जली हेडिंग से 2700 साल से भी ज़्यादा पुरानी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है और यह कलाकृतियाँ ब्रह्मपुत्रा घाटी के निकट लैंगटिंग मूपा रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर से प्राप्त की गई है, जो कि दाओ जली हेडिंग से प्राप्त हुआ था। दाओ जली हेडिंग की बात करें तो इसकी खोज 1960 के दशक में हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि दाओ जली हेडिंग असम से संबंधित है, जो कि ब्रह्मपुत्रा घाटी के निकट लैंगटिंग मूपा रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर है। आगे बढ़ते हैं, लक्सर में 3 कब्रों की खोज। अब देखते हैं लक्सर जो कि मिस्र में एक स्थान है, वहीं पर 3 कब्रों की खोज की गई है, जो कि न्यू किंगडम अवधि 1550 से लेकर के 1070 ईसा पूर्व की बताई गई है। और ये जो 3 कब्र खोजी गई है उनमें से तीनों का नाम है, पहला है अमूम एम इपेट की कब्र, दूसरा बाकी की कब्र, तीसरा है एस की कब्र। तो ये ध्यान रखेंगे कि लक्सर जो कि मिस्र का एक स्थान है, वहाँ से 3 कब्रों की खोज की गई है और जो कि न्यू किंगडम अवधि से रिलेटेड है। वहीं आगे है सेंट सोफिया कैथेड्रल। ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में रहने का कारण है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में,
इस युद्ध के बीच के दौरान सेंट सोफिया कैथेड्रल को हानि पहुंचा है। सेंट सोफिया कैथेड्रल की बात करें तो यह यूक्रेन के कीव में स्थित एक ऐतिहासिक सेंट सोफिया कैथेड्रल है, जो कि यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है और यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेंट सोफिया कैथेड्रल का संबंध यूक्रेन की राजधानी कीव से है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में इस सेंट सोफिया कैथेड्रल को नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं पोसोन पोया। तो पोसोन पोया के बारे में देखें तो यह श्रीलंका का एक पवित्र उत्सव है जो कि 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक माना जाता है और यह त्यौहार जो है जून की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह उत्सव है। पोसोन पोया की बात करें तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पोसोन पोया बैसाख के बाद दूसरा सबसे पवित्र दिवस माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पोसोन पोया उत्सव जो कि श्रीलंका का एक पवित्र उत्सव है और यह धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन हुआ था 12 जून 2025 को और इसी के उपलक्ष्य में 12 जून 2025 को 120वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन देखते हैं तो इसका गठन जो हुआ था 1905 में पुणे महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 2022-23 में 5.3% पर पहुंची, जो कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है, जो एक दशक में तीव्र गिरावट की दर्ज को दर्शाता है। 2011-12 में देखते हैं डेटा तो 27.1 से घटकर 2022-23 में मात्र 5.3% रह गई है, जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी घटी है। अत्यधिक निर्धनता रेखा को दर्शाने के लिए प्रतिदिन $3 पर जीवन यापन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है चीन, ताइवान और रूस के कुछ उत्पादों पर भारत सरकार ने एंटी डोपिंग शुल्क लगा दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क जो लगाया गया है वह है चीन, ताइवान और रूस। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में ईरान के 3 परमाणु स्थल जो कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इस पर बमबारी की गई थी। इसी को लेकर के रेडिएशन फैलने की आशंका जताई जा रही थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि ईरान के 3 परमाणु स्थल फोर्डो, नतांज और इस्फहान चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में इस स्थानों पर बमबारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है इकोवास की स्थापना के 50 वर्ष पूरे। अब देखते हैं इकोवास क्या है। तो यह पश्चिमी अफ्रीकी देशों के एक आर्थिक समुदाय है जिसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1975 को और यह स्थापना किया गया था 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों द्वारा, जिसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। अभी सदस्य देशों की बात करें तो बेनिन, केप बर्डे, कोटे डी आइबर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो है। नेक्स्ट है संग्रीला डायलॉग का 22वें संस्करण, जिसका आयोजन हुआ है 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में। तो ये ध्यान रखेंगे कि संग्रीला डायलॉग जिसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है और यह 22वां संस्करण है। इस संस्करण में भारत की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भारत की तरफ से शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम जो कि 3 से 5 जून 2025 तक ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने।
11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम का विषय जो है इस वर्ष का वह है अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वैश्विक शासन विधि के निर्माण में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका। आगे बढ़ते हैं तो अगला करंट अफेयर्स जो है वह है भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। अभी जो वर्तमान समय में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के 2 नए आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है रामसर स्थल में, और वह 2 नए रामसर स्थल जो है वह है राजस्थान से खीचन आर्द्रभूमि और दूसरा है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही स्थल राजस्थान से संबंधित हैं। और इसी के साथ में 91 रामसर स्थल के साथ में भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल का स्थान बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल भारत में जो कि 91 हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस परियोजना की बात करें तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो कि 1 अप्रैल 1975 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो कि तमिलनाडु के धनुषकोडी में स्थित है। तो ये याद रखेंगे कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य तमिलनाडु के धनुषकोडी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नक्शा कार्यक्रम। अब देखते हैं नक्शा कार्यक्रम है क्या। तो नक्शा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा दूसरे चरण की इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें शहरी क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। इसमें ड्रोन आधारित उच्च सटीकता से भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की क्रोएशिया यात्रा। तो भारत के प्रधानमंत्री जो कि क्रोएशिया यात्रा पे गए थे वह गए थे 18 जून 2025 को। नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की राजधानी ज़ैग्रेब में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जो कि आंद्रेज प्लेंकोविच से मुलाकात की है। तो अभी फिलहाल में याद रखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया के यात्रा पे गए थे और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन है तो वह है आंद्रेज प्लेंकोविच। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने भारतीय प्रधानमंत्री को वर्ष 1790 में लैटिन भाषा में प्रकाशित संस्कृत व्याकरण की एक दुर्लभ प्रति भेंट की है। नेक्स्ट है 23 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस 2 दिवसीय राजकीय यात्रा। तो याद रखेंगे कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 23 वर्षों में यह पहली यात्रा है जो कि साइप्रस की यात्रा पर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की है। इसी यात्रा के दौरान साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरियस 3 से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। अब दोस्तों जून महीने से जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं उससे संबंधित MCQ देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में किस उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो वह रोग है कालाजार, ऑप्शन बी कालाजार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026-27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है। ऑप्शन ए लाइबेरिया, बी लाटविया, सी पनामा, डी कोलंबिया। तो इसमें से जो देश चुना नहीं गया है वह है पनामा देश, ऑप्शन सी पनामा। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो पहले जो 400 रुपये मिला करते थे अब उसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। तो यह देश है साइप्रस, ऑप्शन डी साइप्रस ने यह सम्मान किया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है
हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया गया है, तो यह सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में पारंपरिक मानचित्रण विधियों को बढ़ावा देना है, जो कि गलत है। तीसरा है, यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3। तो ऑप्शन बी, जिसमें केवल 1 और 3 है, वह सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान जग्रेब विश्वविद्यालय में किस विषय के चेयर स्थापना नवीनीकरण का समझौता हुआ है? तो वह हुआ है हिंदी भाषा को लेकर के, ऑप्शन सी हिंदी। नेक्स्ट है, जून 2025 को बिहार के सीवान जिले में पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह कार्य किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए किस नए आधार वर्ष को अपनाने का निर्णय लिया है? तो नए आधार वर्ष माना जा रहा है 2022 से 23 को, ऑप्शन डी 2022 से 23 को जीडीपी की गणना के लिए नए आधार वर्ष अपनाने का निर्णय किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। दोस्तों, जून महीने से रिलेटेड जो लास्ट एमसीक्यू है वह है, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया है? तो इसका नाम है ई हंसा, ऑप्शन सी ई हंसा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जून महीने से रिलेटेड सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को पढ़ा है और उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।